हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर गए हैं विलियन चैप्टर का नया लेक्चर और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे जहां पे हमने कल फिनिश किया था उससे आगे की। तो आज हमें विलेयता के बारे में पढ़ना है। कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा लेकिन उनके बाद हम बात करेंगे विलेयता। क्या होती है विलेयता, किस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, क्या है, ये सारा हम देखेंगे। साथ ही साथ बच्चों अगर आज समय रहा तो हम हेनरी के नियम की भी बात करेंगे। क्लियर, पक्का। चलिए तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्या देखा देखो इसको, यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 केजी जली विलियन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करिए। चलो मोलर देखा देखो, मोलर, मोलर का मतलब मोलेरिटी, मोलेरिटी का मतलब कैपिटल एम। तो ये जो कैपिटल एम है वो क्या हो जाएगा, यूरिया के मोल डिवाइडेड बाय विलियन का लीटर में आयतन। मोलेरिटी क्या हो जाएगी बेटा, यूरिया के मोल डिवाइडेड बाय विलियन का लीटर में। ये हम पढ़ चुके। चलो मोलेरिटी कितनी बेटा, 0.25। मोलेरिटी है आपकी 0.25। अच्छा यूरिया के मोल कितना है ये हमको नहीं पता, क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है। बहुत बढ़िया। विलियन का लीटर में आयतन कितना है, 2.5 केजी जलीय विलियन। 2.5 केजी जलीय विलियन। देखो विलियन का भार कितना है बेटा, 2.5 केजी। विलियन का भार दे रखा है, हमें विलियन के क्या चाहिए, लीटर में आयतन चाहिए। एक बात ध्यान रखना बेटा, 1 केजी बराबर हम 1 लीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, 1 केजी बराबर 1 लीटर। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 1 केजी बराबर 1 लीटर। केजी को लीटर में ऐसे बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे जलीय विलियन दे रखा है, ठीक है। मुझे चाहिए जलीय विलियन का आयतन, मुझे चाहिए आयतन। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। अगर मुझे आयतन ज्ञात करना है द्रव्यमान बटा घनत्व करना होगा। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है आपका 2.5 केजी, ये आ जाएगा 2.5 केजी। घनत्व, इस विलियन को किससे बनाया है आपने, पानी से। यूरिया के बारे में किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम जलीय विलियन के अंदर जल के घनत्व के आधार पर इस क्वेश्चन की गणना करेंगे। जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, या 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जल का घनत्व क्या होता है, देखो 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 केजी प्रति लीटर, मतलब कि घनत्व पानी का कितना हो गया, 1 केजी प्रति लीटर। तो ये हो जाएगा 1 केजी प्रति लीटर। तो आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयतन हो जाएगा 2.5 लीटर। तो बस यहाँ पर हम आयतन को 2.5 लीटर रख देंगे, 2.5 लीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 0.25 इंटू 2.5 ये आ जाएगा यूरिया के मोल। कितने आ जाएंगे यूरिया के मोल। चलो मोल बराबर क्या होगा, मोल बराबर ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय ग्राम अनुपात। ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अनुपात। मोल कितने, मोल आपके रखे हैं 0.25 इंटू 2.5, ये देखें। चलो ग्राम अनुपात, यूरिया का ग्राम अनुपात कितना होता है, देखें यूरिया का ग्राम अनुपात कितना, यूरिया होता है NH2CO इसका अनुपात निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का 14 है, नाइट्रोजन का 14 है, नाइट्रोजन का कुल 28, 28 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 4, ये आ जाएगा 60। इसका अनुपात होता है बेटा 60, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्राम में मात्रा बटा 60 बराबर 0.25 इंटू 2.5। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 0.25 इंटू 2.5 इंटू 60। ये आपको क्या कैलकुलेट करके देगा बेटा, ये आपको ग्राम में मात्रा कैलकुलेट करके देगा। ये 60 जो है इसका गुणा आप यहाँ कर दो, इन दोनों का गुणा किया तो ये ग्राम में मात्रा आपको निकाल करके दे देगा। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करना है। तो ये पूछा हमको आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की बात, द्रव्यमान ऐसे निकल जाएंगे बेटा। तो करना क्या, देखो मोलेरिटी देखिए, तो मोलरता बराबर होता है मोल बटा आयतन। आयतन कितना है, आयतन हमको ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करते हैं द्रव्यमान बटा घनत्व से। विलियन का द्रव्यमान हम 2.5 केजी मान करके चलते हैं, 2.5 केजी जली विलियन मान करके क्या चलते हैं, क्वेश्चन में देखा है। तो विलियन का द्रव्यमान 2.5 केजी। घनत्व की बात करें, घनत्व हम किसका लेते हैं, जली विलियन, तो यहाँ पर कोई हिंट नहीं है, तो जल का घनत्व वही मान करके चलेंगे। तो जल का घनत्व जो होता है 1 केजी पर लीटर है, तो 1 केजी प्रति लीटर रखा तो 2.5 लीटर हो गया बेटा। इस आयतन को मैंने कहाँ रख दिया, इस आयतन को मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ से यूरिया के मोल आ जाएंगे। यूरिया के मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अनुपात। ग्राम अनुपात कितना होता है 60, 60 इंटू ये करोगे तो इससे क्या मिल जाएगा, ग्राम में मात्रा मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोलरता, मोलरता और मोल अंश की गणना करनी है। चलिए तो सबसे पहले मोलरता निकालते हैं। मोलरता मतलब कैपिटल एम, क्या हो जाएगा, KI के मोल डिवाइडेड बाय विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, चलो KI के मोल कैसे निकालेंगे, KI के मोल बराबर KI की ग्राम में मात्रा बटा KI का अनुपात। मोल कैसे निकलते हैं, ग्राम में मात्रा बटा अनुपात। अच्छा ग्राम में मात्रा कितनी, देखो 20%, 20% W बाई W। इसका मतलब है 100 ग्राम कुल द्रव्यमान में से 20 ग्राम KI उपस्थित है। 100 ग्राम कुल द्रव्यमान में से 20 ग्राम KI उपस्थित, 20 ग्राम KI हो जाएगा। अच्छा पोटेशियम आयोडाइड का अनुपात कितना होता है, तो पोटेशियम का आपका यहाँ पे हो जाएगा, पोटेशियम का तो KI है ना, पोटेशियम का होता है 39 प्लस आयोडीन का जो होता है बेटा वो होता है 127, आयोडीन का 127। तो अनुपात हम किस करते हैं, KI का, पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। यहाँ से आ जाएंगे आपके KI के मोल, तो क्या आ गया 20 बटा 39 प्लस 127 डिवाइडेड विलियन का लीटर में। चलो लीटर में आयतन कैसे निकालते हैं, विलियन का घनत्व दे रखा है, ये तो घनत्व दे रखा है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा बटा घनत्व। चलो विलियन की ग्राम में मात्रा कितनी है ये हमको निकालनी है, हमें आयतन की बात करनी है। अब घनत्व दे रखा है, घनत्व आ जाएगा आपका कितना 1.202, ये तो आ गया घनत्व। अच्छा विलियन की ग्राम में मात्रा कितनी है, विलियन कितना टोटल, टोटल विलियन कितना 100 ग्राम, टोटल विलियन कितना 100 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 ग्राम विलियन। ये हो जाएगा आपका आयतन। ये आयतन किसमें आएगा बेटा, देखो इकाई किसमें, इकाई है मिलीलीटर में, तो ये आयतन आ जाएगा मिलीलीटर में। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये इकाई मिलीलीटर में तो आयतन किसमें आ जाएगा, मिलीलीटर। विलियन के कुल ग्राम कितने, 100 ग्राम। कहाँ से आया विलियन के 100 ग्राम, ये देखा
कुल द्रव्यमान 100 ग्राम, तो 100 आ गया। ये आ जाएगा बेटा मिलीलीटर में आयतन। इस मिलीलीटर के आयतन को हम रखेंगे यहाँ पे 100/1.202, ये मिलीलीटर में आयतन, और इस मिलीलीटर के आयतन को अगर लीटर में बदलना है तो आपको 1000 का गुणा करना होगा ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका मोलरिटी। क्या आ जाएगा बेटा? मोलरिटी। इस तरीके से आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार अगर मोलरिटी आ गया तो यहाँ से हम मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। मोलरिटी बराबर है मोलरिटी इंटू 1000 बटा डेंसिटी इंटू 1000 माइनस कैपिटल M इंटू MW। कल मैंने आपको मोलता और मोलता इसमें रिलेशन बताया था, इसमें क्या बताया था मैंने आपको? संबंध, रिलेशन। तो मोलरिटी तो यहाँ से निकल जाएगी, तो ये आपकी मोलरिटी यहाँ पे आ गई, ये मोलरिटी आ गई, इसको आप यहाँ रख देना। डेंसिटी आपकी कितनी है? डेंसिटी 1.202, ये आपकी डेंसिटी करके ये यहाँ आ जाएगा। कैपिटल M आपने यहाँ से निकाल दिया, कैलकुलेट करो। और MW का मतलब हमने यहाँ पे निकाल रखा है कि A के लिए MW कितना है? 39 + 127, ये आ जाएगा 39 + 127। इस तरीके से आप मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मोलरिटी का मतलब क्या? मोलरिटी का मतलब कैपिटल M जो कि यहाँ से कैलकुलेट हो चुका है उसको रख दो। डेंसिटी क्या? डेंसिटी यहाँ पे देखिए, इसको रख दो। कैपिटल M यहाँ से कैलकुलेट है, MW यहाँ से कैलकुलेट, उसको रख दो। बस सब कुछ है हमारे पास, मोलता आ जाएगी, ये मोलता आ जाएगी। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। लास्ट में बचा है बच्चों मोल अंश। चलो मोल अंश कैसे निकालोगे? ये मैं आपको दे रहा हूँ बेटा होमवर्क, सारे मैं करवाऊंगा, तुम क्या करोगे? सब कुछ मैं करवाऊंगा, तुम क्या करोगे? मोल अंश। मैं आपको हिंट देता हूँ, मोल अंश तथा मोललता में संबंध वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, कौन सा? काई बी बटा 1 - काई बी, ये वाला जो फॉर्मूला है ना जो मैंने कल लिखा था, मोललता के साथ इसका संबंध है, वो बेटा अच्छे से देख लेना। मोललता हमारे पास है ही, उसको फॉर्मूले में रखोगे, फॉर्मूले में मोललता को रखना, कैपिटल M बटा 1000, ये आपका विलायक का अनुभार है। विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार मतलब कि क्या? विलायक कौन है? जल। विलायक है आपका यहाँ पे जल, जल का अनुभार मतलब कि 18। स्मॉल m कहां से निकलेगा? स्मॉल m यहां से निकलेगा, उसको आप वहां देना, 1000 का भाग लगा देना। xb काई बी का मतलब विलय ki के मोल प्रभाज, ki के मोल प्रभाज आ जाएंगे बस। तो उस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मोल प्रभाज। तीन ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। एक तरह से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है क्वेश्चन में, अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो ये हो गया बच्चों सांद्रता के पद कंप्लीट। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, और वो टॉपिक है बच्चों विलेयता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना है इसको। ये समझ में आया तो हमें आगे की बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, आसान हो जाएगी। चलो विलेयता, विलेयता का मतलब होता है बेटा सोल्यूबिलिटी। क्या है? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, चलो अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है उसकी बात करो। देखो मैंने आपको एक ग्लास में पानी दिया, ठीक है, मैंने आपको ग्लास के अंदर एक पानी दे रखा है, इस पानी को हम ले लेते हैं, ये 1000 मिलीलीटर पानी। चलो मैंने आपको ग्लास में 1000 मिलीलीटर पानी दे रखा है, इसको थोड़ा और आसान करते हैं यार, हटाओ। तुम्हारी चीजों को जितना आसान करें उतना कम होता है। ये लो 1 लीटर, आयतन को मैंने और आसान भाषा में 1 लीटर, मैंने ग्लास में 1 लीटर पानी ले लिया। ठीक है, अब इस 1 लीटर पानी के अंदर मैंने बेटा स्पून से मैंने क्या डालना चालू किया? शक्कर, चीनी कम को डालना चालू किया, चीनी डालनी चालू कर दिया। समझना, मैंने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शक्कर डाली। आप ये वाला प्रयोग घर पे भी कर सकते हो, आप इस प्रयोग को घर पे भी कर सकते हो। सभी बच्चे काम करें, 1 गिलास पानी ले, कोई जरूरी नहीं है कि 1 लीटर पानी ही लो, आप 1 गिलास पानी ले लो, उस पानी के अंदर आप 1 चम्मच शक्कर डालो। अब 1 चम्मच शक्कर डालने के बाद उस गिलास को बढ़िया से अच्छे से हिला लो, ना शेक कर लो। शेक करोगे तो क्या होगा? कर लो ना, प्रयोग करना मेरे साथ आपको, ठीक है? तो समझ में आएगा। 1 गिलास पानी ले लिया ना पानी को लेकर के उसमें 1 चम्मच शक्कर डालो, डाल दी 1 चम्मच शक्कर, उसको शेक करो बढ़िया से, अच्छे से शेक करो तब तक जब तक कि वो पूरी शक्कर उसमें घुल ना जाए, पूरी शक्कर उसमें घुल ना जाए। चलो 1 चम्मच शक्कर डाली, वो घुल गई। अब आप एक काम करो, 1 चम्मच शक्कर और डालो उसमें, 1 चम्मच डाली थी वो घुल गई, अब दूसरा चम्मच शक्कर डालो, मतलब 1 और चम्मच शक्कर डालो। अब आप चम्मच से आप पानी को फिर से हिलाओ, फिर से शेक करो, तब तक शेक करो कि दूसरा चम्मच शक्कर भी उसमें घुल ना जाए। कर सकते हैं ना, घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा चम्मच शक्कर डाल दी, बढ़िया से अपन उसको शेक करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट हो जाएगा। ज्यादा मतलब कि पहले 2 मिनट 1 मिनट लगा तो अब 2.5 मिनट थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट शेक करोगे तो घुल जाएगी। अब आप क्या करो, उसी ग्लास के अंदर तीसरा चम्मच शक्कर डाल दो, 1 चम्मच और शक्कर डाल दो, ठीक है, 1 चम्मच और शक्कर डाल दी। अब आप एक चीज देखने वाले हो इसके अंदर, क्या आपको महसूस होगा, आपने जैसे तीसरा चम्मच शक्कर डाला फिर उसको शेक करो, बढ़िया से चम्मच से हिलाओ। आप एक चीज नोटिस करना, अब तीसरा चम्मच शक्कर डालने के बाद में आप कितना भी चम्मच से उसको हिलाओ, कितना भी उस पानी को शेक करो, थोड़ी वो शक्कर ऐसी होगी जो कि पानी में नीचे बैठ जाती है। होता है ऐसा? होता है ना, मतलब कि आपने महसूस किया होगा कि 1 गिलास पानी के अंदर शक्कर की एक निश्चित मात्रा, एक फिक्स्ड अमाउंट शक्कर ही 1 गिलास पानी के अंदर घुल सकती है। आप उससे ज्यादा शक्कर लोगे ना, वो शक्कर आप कितना भी शेक कर लो पानी को, शक्कर उसमें नहीं घुलती, वो शक्कर नीचे बैठती जाती है बच्चों, नीचे सेटल हो जाती है, सेटल हो जाती है ना। तो अब बच्चों सुनना बात, ठीक है? तो इसी प्रकार से जब आप किसी बर्तन में 1 लीटर पानी लेते हो, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाला, शक्कर को हिलाया, उसको ग्लास को हिलाया, चम्मच से शक्कर घुल गई, दूसरा चम्मच डाला, फिर से शेक किया, घुल गई, तीसरा चम्मच शक्कर डाला, हो सकता है इसको शेक करने पे ये भी घुल जाए, लेकिन चौथा चम्मच शक्कर डालने पे हो सकता है वो शक्कर पानी में 1 लीटर पानी में घुले ना, वो नीचे बैठ जाए। मतलब कि अधिकतम कितनी शक्कर थी, मैक्सिमम कितनी शुगर थी जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हुई है, घुली है। पहला चम्मच घुल गया, दूसरा चम्मच, तीसरा चम्मच, चौथा नहीं घुला, मतलब कि मैक्सिमम 3 चम्मच शक्कर जो थी वो 1 लीटर पानी में घुल गई। मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं, ये मत सोचने कि हमेशा 3 चम्मच शक्कर ही, मैं तो अंदाजा बता रहा हूं, मतलब कि एक एग्जांपल है कि मान लो, मानने में कोई ज्यादा हो सकता है भैया किसी के 3 चम्मच शक्कर घुल जाती हो, 3 चम्मच घुल जाए, पांचवा 3 घुल जाए, किसी के चौथे चम्मच शक्कर घुल जाए, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि एक लिमिट के बाद में शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, शक्कर नीचे बैठनी चाहिए। मैक्सिमम शक्कर का वो अमाउंट जो कि पानी के निश्चित मात्रा में घुल सकती है, वही पॉइंट उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है बच्चों? विलेयता कहलाता है। मान लो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम अधिकतम शक्कर घुल सकती है, लेकिन 10.1 ऊपर डालते ही वो शक्कर घुलती नहीं है, 0.1 नीचे बैठ जाता है, 0.1 ग्राम जो है वो डालते ही वो 0.1 ग्राम नीचे बैठ जाता, अधिकतम 10 ग्राम घुल पाई, मतलब कि उस विलयन की विलेयता क्या हो गई? उस विलयन की विलेयता हो गई 10 ग्राम शक्कर प्रति लीटर पानी।
ये हो गई बच्चों विलेयता। विलेयता का मतलब है कि अधिकतम मैक्सिमम कितना विलेय आप सॉल्वेंट के अंदर घोल सकते हो। वो मैक्सिमम पॉइंट जो है ना बेटा, जिसके बाद में आप और शक्कर को नहीं घोल सकते, वो मैक्सिमम पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, वो मैक्सिमम पॉइंट जहां पे अधिकतम शक्कर की मात्रा घुली हुई है, वो मैक्सिमम शक्कर घुलने वाला जो पॉइंट है, वही पॉइंट बच्चों कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट, संतृप्त विलयन। कई बार आपने सुना होगा ना कि यार संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन मतलब कि एक निश्चित लेवल के बाद आप उससे और ज्यादा शक्कर को घोल नहीं सकते। वो पॉइंट जो है ना, जैसे कि मैंने बोला 10 ग्राम शक्कर के बाद मान लो और शक्कर नहीं घुलती है, तो 10 ग्राम शक्कर जो है ना, वो सैचुरेशन पॉइंट है। और आसान करते हैं इसको, ऐसा समझो मुझे भूख लग रही है, ठीक है, अब मुझे भूख लग रही है, मैं एक रोटी खाऊंगा, अभी मेरा पेट नहीं भरा भैया, मैं दूसरी रोटी और खाऊंगा, अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है, मैं तीसरी रोटी और खाऊंगा, अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है, मैं चौथी रोटी और खाऊंगा, अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार मेरा पेट भर गया है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं संतृप्त हो गया, मैं सैचुरेट हो गया, इससे ज्यादा रोटी में और नहीं खा सकता। ठीक उसी प्रकार से पानी की निश्चित मात्रा के अंदर इसके फिक्स्ड अमाउंट में शक्कर की भी एक निश्चित मैक्सिमम अमाउंट ही घुल सकती है, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं घुल सकती। तो वो जो मैक्सिमम शक्कर घुलने वाला जो पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं संतृप्त बिंदु। तो विलेयता का मतलब ये है संतृप्त बिंदु पर विलेय की वह निश्चित मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुल जाती है। संतृप्त बिंदु पर विलेय की वह अधिकतम निश्चित मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुल जाती है, विलेयता कहलाती है। इस बिंदु के बाद कौन सा बिंदु? इस बिंदु मतलब कौन सा बिंदु? कौन सा पॉइंट? संतृप्त बिंदु। इस मैं लिख लेता हूं, छोड़ो यार, तुमसे कौन पंगा लेगा। संतृप्त बिंदु, इस संतृप्त बिंदु के बाद विलेय की और अधिक मात्रा पानी या विलायक की निश्चित मात्रा में नहीं घुल पाती, ठीक है, क्लियर? नहीं घुल पाती। अच्छा, एक पॉइंट और होता है, एक होता है असंतृप्त बिंदु, ये तो हो गया संतृप्त बिंदु, एक होता है असंतृप्त बिंदु। चलो, संतृप्त बिंदु को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जहां पे सैचुरेशन आ जाता है बेटा, ठीक है, उसके बाद और प्रोसेस नहीं हो सकता। एक होता है असंतृप्त बिंदु। तो असंतृप्त बिंदु का मतलब क्या? बहुत आसान, संतृप्त बिंदु के पहले की जितनी भी अवस्थाएं हैं, सारी की सारी असंतृप्त बिंदु कहलाती हैं। मतलब कि जैसे मैंने बोला कि मुझे भूख लग रही है, मुझे एक रोटी खानी है, तो एक रोटी खा रहा हूं, लेकिन एक रोटी खाने के बाद में भूख खत्म नहीं हुई, मुझे और दूसरी भी खानी है। मतलब कि एक रोटी वाला जो पॉइंट है वो असंतृप्त बिंदु है, क्योंकि उसके बाद मैं और रोटी खा सकता हूं। फिर मैंने दूसरी रोटी खाई, अभी भी मेरी भूख शांत नहीं हुई, मैं अभी और रोटी खा सकता हूं। मतलब कि दूसरी रोटी वाला पॉइंट अभी भी क्या है? असंतृप्त। मैं तीसरी रोटी खाई, चौथी रोटी खाई, पांचवी रोटी खाई, जब तक मेरी भूख शांत नहीं होती मैं रोटियां खाता जाऊंगा। तो जब तक मेरा पेट नहीं भरता, जब तक संतृप्त बिंदु नहीं आ जाता, संतृप्त बिंदु के पहले के जितने भी पॉइंट हैं सारे असंतृप्त बिंदु कहलाते हैं। तो संतृप्त बिंदु के ठीक पहले की सभी अवस्था असंतृप्त बिंदु कहलाती है। या आप ये बोल दो, वह पॉइंट जिस पर और अधिक विलेय को घोला जा सकता है, जब तक विलेय को घोला जा सकता है तब तक वह असंतृप्त बिंदु। तो वह पॉइंट जिस पर और अधिक विलेय को घोला जा सकता है असंतृप्त बिंदु कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये होता है बेटा असंतृप्त बिंदु। अच्छा, एक होता है बच्चों अति संतृप्त बिंदु, अति संतृप्त, सुपर सैचुरेशन पॉइंट, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब है कि हम बात करते हैं संतृप्त विलयन की। अब संतृप्त विलयन को बच्चों, संतृप्त विलयन के बाद आप और अगर विलय को घोलना चाहोगे तो वो नहीं घुलता। ये संतृप्त बिंदु है। संतृप्त बिंदु वह बिंदु जिसके बाद और अधिक विलय को घोलना संभव नहीं है, संतृप्त बिंदु। लेकिन असंतृप्त बिंदु वह बिंदु है जिसमें आप संतृप्त बिंदु के बाद में भी आप विलय को घोल सकते हो, तापमान को बढ़ा करके उसको। फिर जब विलयन को ठंडा करोगे तो सारा का सारा जो शुगर होगा वो क्रिस्टलीकृत होकर के बाहर आ जाता है, वही होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की संतृप्त बिंदु पर घुली मात्रा से और अधिक मात्रा घोली जा सके, ऐसा विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सर ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो आप बोल रहे थे संतृप्त बिंदु से ऊपर हम विलय को नहीं घोल सकते। अभी तो आपने बोला कि 3 चम्मच शक्कर घुली है, उसके बाद में और चम्मच शक्कर नहीं घोल सकते। और यहाँ पे आप बोलोगे ऐसा विलयन जिसमें विलय की निश्चित मात्रा में विलय की संतृप्त बिंदु पर घुली मात्रा से और ज्यादा मात्रा में विलय को घोला जा सके। ऐसा कैसे पॉसिबल? पॉसिबल है बेटा। ऐसा तब पॉसिबल है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। चलो मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, चाशनी। चाशनी के बारे में तो सबने सुना होगा ना चाशनी के बारे में। चाशनी में क्या करता है हलवाई जब हमारे घरों में शादी और अलग अलग जितने भी फेस्टिवल वगैरह में हमारे घर में हम हलवाई को बुलाते हैं, या आपकी मम्मी वगैरह ही जब चाशनी का निर्माण करती है तो चाशनी में क्या होता है? चाशनी कैसे बनती है पता है आपको? चाशनी बनाने के लिए आप क्या करते हो? आप जितनी शक्कर उसमें डालते हो ना,
उस शक्कर को घोलने के लिए आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। चाशनी कैसे बनती है? आप तापमान को बढ़ाते हो, शक्कर को घोलते हो, घुल जाती है, आपको पता चलेगा कि अब इससे ज्यादा शक्कर नहीं घुलती, घुल सकती, आप फिर और तापमान को बढ़ाते हो, आप और शक्कर को घोलते हो, घुल गई, आपने देखा कि अब और शक्कर घुलनी लेकिन नहीं घुल पाई, आप टेम्परेचर और बढ़ाते हो, शक्कर को घोलते हो, घुल जाती है। मतलब कि तापमान को बढ़ा करके हम जितनी शक्कर घुली हुई थी संतृप्त बिंदु पर, उससे ज्यादा मात्रा में शक्कर को घोलने का काम करते हैं। उससे बनने वाला जो विलयन है उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। यही है वो अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन मतलब क्या? चाशनी। पानी के अंदर जितना शुगर मैक्सिमम ऐड हो सकता था, मैंने उससे ज्यादा ऐड कर दिया। कैसे? गर्म कर करके, गर्म किया, फिर शक्कर को ऐड किया, घुल गया, लेकिन मुझे और शक्कर ऐड करने के लिए, चाशनी तो बहुत मीठी होती है, बहुत ज्यादा मीठा बनाने के लिए भैया शक्कर भी तो इतनी ज्यादा घुलनी पड़ेगी, तो शक्कर एक लिमिट से ज्यादा नहीं घुलनी थी, लेकिन मैं उसको ज्यादा घुलने के लिए मैंने उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया। तो ये एग्जांपल है बेटा अति संतृप्त विलयन का। आप एक चीज गौर करना बच्चों, चाशनी जब ठंडी हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा शुगर के व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल, सुई के आकार के क्रिस्टल निकल जाते हैं बाहर। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो शक्कर घुल गई थी उसमें, आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो शक्कर तो घुल गई, लेकिन जब फिर से आपने शक्कर को मतलब जब फिर से आपने विलयन को ठंडा किया, तो जो घुली हुई शक्कर थी वो सुई के निडल के आकार में बाहर दिखाई देने लग गई। उसी को हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। ये होता है बेटा। अच्छा, अब इस पूरी प्रक्रिया को दो चीजों में बांट रखा है। यहाँ पे दो तरह की प्रक्रियाएं हो रही है। एक विलायकन, विलयन का मतलब है विलय को विलायक में घोलने की जो प्रक्रिया है, और विलयन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं बेटा विलायकन। विलय को विलायक में मिला करके विलयन बनाने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं विलायकन। और इसका जो उल्टा होता है ना, अपोजिट, विलयन से विलय प्लस विलायक अलग करने की प्रक्रिया जो है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। अभी मैंने आपसे चाशनी के एग्जांपल की बात की थी। क्या हुआ चाशनी के एग्जांपल में? जब चाशनी को आपने हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा बॉईल करके आपने चाशनी बनाई तो शुगर घुल गई थी, लेकिन जब टेम्परेचर कम हुआ तो शुगर उस पानी के जो सॉल्यूशन है उससे बाहर निडल क्या करना, व्हाइट निडल निकलने लग जाती है, वो क्रिस्टल है बेटा, उसको बोलते हैं क्रिस्टल। मतलब कि पहले तो विलयन बन गया था शुगर का पानी में, पहले तो विलयन बन गया, पहले तो हुआ था विलायकन, हाई टेम्परेचर पे विलायकन, लेकिन जैसे टेम्परेचर को लो किया तो उस विलयन में शुगर जो थी मतलब विलय जो था वो पानी से अलग होकर के दिखने लग गया, उसको बोलते हैं बेटा क्रिस्टल, क्रिस्टलीकरण। ये बच्चों दो प्रक्रिया है, विलय को विलायक में घोलने की प्रक्रिया विलायकन कहलाती है। बहुत बढ़िया। और विलय को विलायक से पृथक करने की प्रक्रिया क्रिस्टलन कहलाती है। समझ में? चल अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट, ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे बच्चों, ठोसों की द्रव में विलेयता। इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे कि शक्कर को पानी में घोलने की हम बात करें, ठीक है? तो शक्कर को पानी में घोलने पर या ठोसों को द्रव में घोलने के लिए दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि इस विलेयता के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस विलेयता के लिए दो कारक जिम्मेदार हैं। पहला तापमान, टेम्परेचर, और दूसरा, राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है बेटा मुझे पता है, लेकिन प्लीज आप इसको समझने की पूरी कोशिश करना। आपको वर्ड्स दिखाई दे, मैं इसलिए बोल करके सारी चीजें जो भी लिख रहा हूं उसको दो बार रिपीट करो। तापमान और दूसरा दाब, टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। क्लियर? सबसे पहला आप देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर ठोसों की द्रव में विलेयता को कैसे प्रभावित करता है। क्लियर? चलो अब बेटा यहाँ पे दो चीजें समझना, ठोस का द्रव में घुलना और विलयन का बनना, ये दो तरह की प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न हो सकता है। या तो ठोसों का द्रव में घुलना उष्माशोषी प्रक्रिया एंडोथर्मिक प्रोसेस से होता है। एंडोथर्मिक मतलब कि उष्मा का अवशोषण। तो या तो ठोस द्रव के साथ जब घुलेगा विलयन बनेगा, तब या तो इस प्रोसेस में उष्मा का अवशोषण होगा। समझ बात को? जब भी ठोस द्रव के अंदर घुलते हैं तो हो सकता है बाहर की जो एनर्जी है, एनवायरनमेंट की जो हीट है उसको अवशोषित कर ले, तब प्रोसेस कंप्लीट हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका है कि सेम का सेम ठोस को जब द्रव में आप घोलते हो तो जो विलयन बनता है ना, उसमें उष्मा का अवशोषण ना होकर के एनवायरनमेंट को हीट बाहर रिलीज हो जाती हो। तो पहले प्रोसेस में विलयन जब बने तो हो सकता है उष्मा, एनवायरनमेंट की उष्मा को सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता हूं, अवशोषित करता हूं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है किसी ठोस के द्रव में मिलने पर जो सॉल्यूशन की जो एनर्जी वो एनवायरनमेंट में मिलती हो। तो दो प्रोसेस हो गए, एक तो उष्मा का उत्सर्जन वाला प्रोसेस हो गया, एक एनवायरनमेंट से उष्मा का एब्जॉर्प्शन अवशोषण वाला प्रोसेस हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया यहाँ पे उष्मा अवशोषित ना होकर के उत्सर्जित हो जाए। बात समझ में आ रही? इसको बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी ठोस द्रव में घुलेंगे तो दो प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा चीज संपन्न हो सकती है। कहीं पे उष्मा का उत्सर्जन हो सकता है और कहीं पे उष्मा का अवशोषण हो सकता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा इसको ऐसे समझो, मान लो किसी प्रोसेस में होने के लिए, प्रोसेस को होने के लिए उष्मा का अवशोषण होता हो। मान लो किसी प्रोसेस को होने के लिए उष्मा का क्या होता हो? अवशोषण होता हो। मतलब कि ठोस को द्रव में घोलने के लिए, उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए, उसको घुलनशील करने के लिए मान लो उष्मा का अवशोषण होता हो। मान लो किसी प्रोसेस में ऐसा होता है। तो पहले हम अवशोषण की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, उष्मा कहीं पे मुझे उष्मा हीट बढ़ानी है, तो हीट बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ? टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ ना। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हम क्या बोलते हैं यार बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी को लगती है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है 20 डिग्री से 25, 25 से 30, 30 से 35 और कहीं कहीं पर तो 40 और 45 डिग्री तक भी जाता है। टेम्परेचर बढ़ा इसीलिए हीट बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। तो अगर आपको उष्मा ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करवानी है, उष्मा का अवशोषण लेना है, ज्यादा से ज्यादा उष्मा अवशोषित करवानी है, तो टेम्परेचर को क्या करना होगा? टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। मतलब कि ठोस का द्रव में घुलना जब भी होगा और प्रोसेस में जब उष्मा का अवशोषण होगा तो ज्यादा से ज्यादा उष्मा अवशोषित होकर के प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? जब टेम्परेचर
बढ़ जाता है। तो आप ऊष्मा शोषी प्रक्रम जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें आप विलेयता को कैसे बढ़ा सकते हो? टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयन के अंदर ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। अब ये वाला प्रोसेस उल्टा है। ये वाला प्रोसेस क्या है? एनर्जी एमिट हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। अब आप खुद सोचो, अगर किसी प्रोसेस में खुद ब खुद अगर हीट बाहर निकलती हो, मतलब कि प्रोसेस खुद ही अपने अंदर टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता हो, तो क्या आपको बाहर से टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर खुद ब खुद ये रिएक्शन ही बढ़ाने का काम कर रही है। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर खुद आपको नहीं बढ़ाना होगा, आपको टेम्परेचर कम करना होगा। बात समझ में? तो अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रिया की बात की जाए, जहां पे ऊष्मा का अवशोषण होता हो, वहां पे विलेयता बढ़ती ही तब है जब ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब कि ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, ऊष्मा को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। लेकिन सेकंड रिएक्शन है ऊष्मा का उत्सर्जन है, वहां पे टेम्परेचर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन खुद ब खुद ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही है, वो खुद टेम्परेचर बढ़ा रही है, आपकी जरूरत है ही उसको, तो टेम्परेचर को कम कर दो। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर विलेयता को बढ़ा सकते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में बच्चों यहाँ लिखना है, विलेयता बढ़ जाती है यदि विलयन का निर्माण ऊष्मा विलेयता बढ़ जाती है। इसमें एक चीज ऐसे लिखो यार, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ जाती है ताप को बढ़ाने पर यदि विलयन का निर्माण किससे होता है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम से, ऊष्माक्षेपी। विलयन का निर्माण ऊष्मा शोषी प्रक्रम से होता है। चलो दूसरा पॉइंट, विलेयता बढ़ जाती है ताप को घटाने पर। ताप किसमें घट जाता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में, एक्सोथर्मिक में। विलेयता बढ़ जाती है ताप को घटाने पर यदि विलयन का निर्माण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम से होता हो। बस ये दो पॉइंट याद रखना। चलो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के बाद दूसरा क्या? बी। ये ए है और फिर है बी, बी प्रेशर। थोड़ा समझ के बताओ प्रेशर का क्या इफेक्ट होता होगा विलेयता पे? दाब कैसे प्रभावित करता होगा विलेयता को? थोड़ा समझ के बताओ क्या होता होगा यहाँ पे। सोचो 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 क्या होता होगा बेटा। एक बात ध्यान रखना, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, दाब का कोई खास प्रभाव नहीं होता। समझाऊंगा अभी, सोचो क्यों क्यों ऐसा क्यों होता होगा? प्रेशर अफेक्ट नहीं करता विलेयता को, क्यों? अरे भैया बहुत सिंपल सी बात है, ठोस और द्रव। हम क्या पढ़ रहे टॉपिक? ठोसों का द्रव में विलेयता। आप मुझे बताओ, क्या ठोस और द्रव को आप संपीड़ित कर सकते हो? संपीड़ित मतलब क्या ठोस और द्रव में अणुओं को आप और ज्यादा नजदीक ला सकते हो? संपीड़ितता किसमें होती है? दाब लगाने पर अणु नजदीक कहां आ सकते हैं, मतलब कि संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब दाब लगाने पर अणु एक दूसरे के नजदीक कहां पे आ सकते हैं? अणु के नजदीक आएंगे, संपीड़ितता। ठोस और द्रव में तो पहले से अणु बहुत ज्यादा नजदीक है मेरे भाई, आप प्रेशर लगा भी दोगे तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गैसों में इस चीज का फर्क जरूर पड़ता है। तो यहाँ पर दाब का कोई खास प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस तथा द्रव क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका ठोसों का द्रव में विलेयता। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठोसों की द्रव में विलेयता होगी। अब लिखो गैसों की द्रव में विलेयता। हाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कल के लेक्चर मतलब पिछले लेक्चर में मैंने बोला था, मैं फिर से बताऊं बेटा। बेटा नॉर्मलता, कई बच्चे बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, नॉर्मलता और फॉर्मेलिटी हमको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? कई टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता। मैं पढ़ाऊंगा आपको जब मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा। क्या बच्चों? रेडॉक्स। क्योंकि बेसिकली नॉर्मलिटी आपको तभी समझ में आएगा जब नॉर्मलिटी, मतलब नॉर्मलिटी तभी समझ में आएगा जब आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन तक वेट करो, नॉर्मलिटी भी आ जाएगा, ठीक है? तो नोट करना, गैसों की द्रव में विलेयता। अब देखो गैसों की द्रव में विलेयता में पहला तो है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी गैसें द्रव में घुलती हैं और विलयन का निर्माण करती हैं, तो ये प्रक्रम बच्चों हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। जब भी गैस को आप द्रव में घुलते हो, जैसे कि सोडा बोतल, सोडा बोतल होता है, सोडा वाटर, सोडा बोतलों में सोडा वाटर होता है, जैसे कि कोको कोला, लिम्का, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या हो रहा है भैया? CO2 आप जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो आपने देखा होगा थोड़ा सा आपको डकार टाइप आते हैं, नाक में गैस चढ़ती है, सब कुछ है ना। हुआ क्या भैया? आपने कोको कोला की बोतल में गैस को डाल रखा, CO2 गैस को पानी के अंदर घोल रखा है, CO2 गैस को पानी में घोल रखा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, ये प्रोसेस ऊष्माक्षेपी होता है। इस दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है बेटा, इस पूरे प्रोसेस में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्यों? क्योंकि गैसों और द्रवों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है तो बच्चों ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बात समझना। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी? यदि कहीं पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो विलेयता किस तरीके से बढ़ सकती है? टेम्परेचर को कम करके बढ़ सकती है। तो ये वाला प्रोसेस ऊष्माक्षेपी है, इसीलिए यहाँ ताप को कम करके गैस की द्रव में विलेयता बढ़ाई जा सकती है, या बढ़ाई जाती है, ठीक है? जो है उसी को लिखो, बढ़ाई जाती है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली फील करने की ट्राई करते हैं। एक बात बताओ, मैं आपको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बात बताऊं। ऐसे समझो, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब मार्केट से लेकर के आते हो तो आप क्या बोलते हो यार कोल्ड ड्रिंक, अच्छा ये बताओ कोल्ड ड्रिंक ठंडा पीने में मजा आता है या कोल्ड ड्रिंक गर्म पीने में मजा आता है? चलो ये बताओ मुझे, कोल्ड ड्रिंक ठंडा पीने में मजा आता है, कोल्ड ड्रिंक गर्म पीने में मजा आता है? जब कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम ठंडी हो तो पीने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? कोल्ड ड्रिंक ठंडा होगा तो ठीक है, ठंडी होती है मजा आता है, लेकिन ठंडा होने से हुआ क्या, क्यों मजा आता है?
कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो मजा क्यों आता है? कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो इसलिए अच्छा लगता है बेटा, क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है, टेम्परेचर जब कम होता है तो क्या लिखा है? जब टेम्परेचर कम होता है तो गैस जो होगी वो वाटर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है, CO2 गैस जो होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है बेटा, और जब CO2 गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा तो CO2 आप जब कोल्ड ड्रिंक पियोगे ठंडी ठंडी तो वो आपके बॉडी के अंदर CO2 गैस अंदर आपको बढ़िया बढ़िया टेस्ट देगी। इसलिए आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ठंडा कोल्ड ड्रिंक तो थोड़े टाइम बाद आपको नाक में भी गैस चढ़ने लग जाती है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में वो CO2 गैस गई है। तो इसीलिए बच्चों जब टेम्परेचर को कम रखते हो ना, कोल्ड ड्रिंक जब ठंडा होता है तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा आता है, क्यों? क्योंकि उस दौरान CO2 गैस पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा घुली होती है, तो CO2 को पानी में ज्यादा घुलना तो टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा मेरे भाई? टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, गर्म कोल्ड ड्रिंक होगी तो अच्छी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि उसमें जो CO2 आपने घोल रखी थी वो CO2 मेरे भाई आपने बाहर निकाल दी। कैसे निकाल दी? आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये अंदर जो घुली हुई CO2 थी वो अब CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो CO2 के अणु को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और CO2 के अणु उस कोल्ड ड्रिंक की सतह को उस कोल्ड ड्रिंक का जो सॉल्यूशन उसको छोड़ करके हवा में वातावरण में भागने लग जाएंगे, CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये सारे इफेक्ट हैं बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बेटा, दाब का प्रभाव। किसका? दाब का प्रभाव। चलो इसी कोल्ड ड्रिंक के बेसिस पे हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते ही आपने महसूस किया होगा कि साउंड आता है, ऐसे करके आता है ना? क्यों साउंड क्यों आता है? क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन बहुत टाइट था ना, तो ढक्कन टाइट होने का मतलब है कि अंदर गैस जो है वो वाटर में लिक्विड में बहुत हाई प्रेशर पे अंदर भरी हुई है। मैं ढक्कन टाइट कर दिया, मतलब प्रेशर ज्यादा कर दिया आपने, दाब ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा तो अंदर गैस जो होगी वो अच्छे से घुली हुई रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन खोला ऐसे आवाज आती है ना, तो गैस बाहर निकल जाती है। अब गैस जैसे बाहर निकलेगी मतलब कि गैस की पानी में घुलनशीलता कम हो गई, घुली हुई गैस पानी से बाहर निकल गई। तो अगर घुली हुई गैस पानी से ज्यादा बाहर निकल जाएगी तो हमको कोल्ड ड्रिंक का बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आपसे बोलते हैं कि भैया जब कोल्ड ड्रिंक फ्रेश होती है ना तब वो पी लो आप, तो आपको कोल्ड ड्रिंक का मजा आएगा। जब कोल्ड ड्रिंक शाम तक, अगले दिन तक, 2 दिन तक पड़ी रहेगी तो उसका मजा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें जितना भी गैस घुला हुआ था वो सारा का सारा निकल गया। तो ध्यान रखना, दाब का प्रभाव क्या होता है बच्चों, कि जब भी आप गैस को द्रव में घोलते हो तो हाई प्रेशर पे घोला जाता है, मतलब कि गैस की द्रव में जो घुलनशीलता होती है और जो विलयन बनता है ये हाई प्रेशर पे आपको बहुत ज्यादा टेस्ट देता है। तो बच्चों इस दाब के प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए वो थे हेनरी, और यहीं से आता है हेनरी का नियम। हेनरी ने गैसों का द्रव के ऊपर दाब का प्रभाव बताया। इन्होंने गैस की द्रव में जो घुलनशीलता है उस पर दाब का क्या प्रभाव होता है उसको हेनरी ने अपने नियम में एक्सप्लेन किया। इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या बोलता है बेटा? देखो, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर द्रव में घुली हुई, द्रव में, या छोड़ो मैं इसको फिर से लिखता हूं, छोड़ो यहां से स्टेटमेंट हम फिर से लिखते हैं। ताप पर द्रव की निश्चित मात्रा में, द्रव की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस के, उसके नहीं, उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या लिखा हूं? इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर द्रव की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा, मतलब ध्यान रखना यहाँ पे गैस की मात्रा को हम मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन से प्रदर्शित करते हैं। तो गैस के घुले हुए जो मोल प्रभाज है वो गैस के आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर के समानुपाती होते हैं, मतलब कि पार्शियल प्रेशर जो है वो समानुपाती है उस गैस की मात्रा मोल प्रभाज के। तो ये हो जाएगा हेनरी के नियम का संबंध, मतलब कि सूत्र। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो हेनरी का एक स्थिरांक kh लगेगा, फॉर्मूला हो जाएगा kh। यहाँ पर kh क्या है? kh है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है? कई बार हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी पूछी जाती है, हेनरी कांस्टेंट kh की इकाई, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी पूछी जाती है, निकाल सकते हो। प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन बराबर kh, ऐसे हेनरी कांस्टेंट ज्ञात करोगे। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? दाब की यूनिट होती है, या तो एटमॉस्फेयर होती है, या पास्कल होती है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, या एटमॉस्फेयर होती है, या mmFg होती है, टोर होती है, बहुत सारी है ना। तो दाब बटा मोल भिन्न, मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि मोल भिन्न के अंदर ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, मोल से मोल कट जाएगा तो यहाँ पे यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी, तो ये यूनिट लेस होता है। यहाँ पे नीचे कोई यूनिट नहीं होती, मोल भिन्न की कोई यूनिट नहीं, मतलब कि kh की जो इकाई होगी वो बेसिकली किसकी इकाई होगी बेटा? प्रेशर की इकाई हो जाएगी। किसकी इकाई हो जाएगी? प्रेशर की। मतलब कि kh की इकाई क्या हो सकती है? तो सारी इकाइयां kh की हो सकती है, जो कि प्रेशर की, मतलब kh की इकाई हो सकती है एटमॉस्फेयर वाली इकाई हो सकती है, पास्कल वाली इकाई हो सकती है, टोर वाली इकाई हो सकती है, उसके अलावा kh की इकाई mmFg हो सकती है। ठीक है, ये सारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, तो मैंने सारी आपको यूनिट्स बता दी है। बार हो सकती है, बार भी क्या है? प्रेशर की मैक्सिमम जितनी हो सकती है सारी मैंने बता दी। तो ये आपका क्या है? पूरा हेनरी कांस्टेंट का थ्योरी। ठीक है, चलो हेनरी लॉ। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर आंसर पहले ग्राफ पढ़ते हैं। पहले ग्राफ, तो हेनरी के नियम का ग्राफ, तो पहले थ्योरी का पार्ट यहाँ पे है, एप्लीकेशन का वो देख लेते हैं। हेनरी नियम का ग्राफ, फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे। चलो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इक्वल, सॉरी, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, मतलब कि ग्राफ कैसा आएगा? देखो, जब भी दो पैरामीटर प्रोपोर्शनल में हो तो ग्राफ कैसा आता है बेटा? ग्राफ ऐसा आता है सीधी लाइन। चलो, और इस ग्राफ के अंदर बच्चों जो भी इस ग्राफ का ढाल होगा ना, स्लोप, इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो स्लोप किसको प्रदर्शित करेगा? kh को, हेनरी कांस्टेंट को। इसका हेनरी कांस्टेंट का लिखा हमने, ये इस हेनरी कांस्टेंट को कौन प्रदर्शित करेगा? इसका स्लोप। अच्छा, स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा? tan थीटा से। किससे निकालते हैं? tan थीटा। मान लो इसका यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये थीटा एंगल जो भी है उसको यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आपका आ जाएगा हेनरी कांस्टेंट। क्या आ जाएगा बेटा? हेनरी कांस्टेंट। कैसे निकालते हो? तो ये आ जाएगा आपका आधा, ये आ जाएगा आपका लंब, लंब बटा आधा क्या होता है? tan थीटा के बराबर। यहाँ से आप हेनरी कांस्टेंट निकाल सकते। चलो, और क्या पूछा जा सकता है? मैं आपको बताता हूँ इसमें, और इसमें पूछा जा सकता है
चलो एक चीज वो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, दूसरे ग्राफ। चलो यहाँ तक की बात नोट कर लियोगी, पक्का? आगे बढ़ जाए, चलो एक ग्राफ और बनाते हैं। क्लियर? चलो एक ग्राफ और बनाएंगे यहाँ पे। मान लो आपको यहाँ पर एक ही ग्राफ के अंदर दो गैसों के अलग अलग ग्राफ दे रखे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है? ये ए गैस का ग्राफ है, ये बी गैस का, ए गैस और बी गैस। और आपसे पूछा जाए कि बताओ कांस्टेंट प्रेशर पर कौन सी गैस की विलेयता ज्यादा होती है? आपसे पूछा जाए कांस्टेंट प्रेशर पर कौन सी गैस की विलेयता ज्यादा होती है, तो आप क्या करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट प्रेशर पर देखो ये जो ए गैस है इसकी विलेयता यहाँ पे कहीं आ जाएगी, काई ए, और ये जो बी गैस है इसकी विलेयता यहाँ पे आ जाएगी, मतलब कि काई बी, काई मतलब कि मोल प्रपोर्शन। तो नियत दाब पर विलेयता जो है, नियत दाब पर विलेयता जो है वो ए की कम है और बी की ज्यादा है। नियत दाब पर विलेयता ए की कम, देखो ए पीछे बी आगे है, ठीक है? अच्छा, दोनों के लिए केएच किसका ज्यादा? करो केएच का मान किसका ज्यादा? केएच ए के लिए ज्यादा है, हेनरी कांस्टेंट किसका ज्यादा है? ए गैस का या बी गैस का? किस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है? तो मैंने आपसे क्या बात बोली थी, हेनरी कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट होता है? एंगल थीटा से। ये थीटा का मान जिसके लिए ज्यादा होगा, ये थीटा का मान जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए केएच का मान भी ज्यादा होगा। चलो यहाँ पे दो थीटा, चलो थीटा का मान किसके लिए ज्यादा? देखो ये थीटा बी गैस के लिए, और ये थीटा ए। थीटा ए ज्यादा है थीटा बी? बता दो मुझे फटाफट, लाइव चैट के अंदर बता दो कौन सा एंगल ज्यादा है? थीटा ए ज्यादा है थीटा बी से, इसका मतलब tan थीटा ए ज्यादा हो जाएगा tan थीटा बी से, tan थीटा बी से। और अगर tan थीटा ए ज्यादा है तो देखो थीटा जिसके लिए ज्यादा उसके केएच ज्यादा, तो ए के लिए केएच का मान ज्यादा हो जाएगा बी गैस के केएच से। बात समझ में? तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन गया? केएच ज्यादा है केबी से, केएच ज्यादा हो जाएगा केबी से। इसका मतलब कंक्लूजन निकला कि कांस्टेंट प्रेशर पर जिसकी विलेयता ज्यादा होगी उसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे, कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलेंगे बेटा? निकालेंगे जिस गैस का हेनरी स्थिरांक, जिस गैस का हेनरी स्थिरांक कम है, बी का कम है, तो उसकी विलेयता क्या है? ज्यादा। हेनरी स्थिरांक कम होगा उसकी विलेयता ज्यादा होती है। चलिए, तो आज के बच्चों इतना ही देखेंगे। अगली मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ ताकि अगली क्लास में हमको ध्यान रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है। अगली क्लास में हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हेनरी लॉ के, है ना? गोताखोर वगैरह की बात करेंगे। दूसरा हम आपका जो पर्वतारोही जो होते हैं, जो ट्रैकिंग करने वाले जो लोग हैं, उन पर हेनरी लॉ का अपना एक एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर O2 जो डिसॉल्व होती है उसके अंदर देखेंगे। चलो अब आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठोस द्रव में घुलनशील होते हैं किस कारण? ठोस द्रव में किस किस कारण से घुलनशील होते हैं ये आपको बताना है। ठोस द्रव में घुलनशील किस कारण होते हैं ये आपको बताना है। आपको सोच करके इसका आंसर देना है, क्या रीजन क्या क्या हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गैस की द्रव में घुलनशीलता है, गैस जब द्रव में घुलनशील होती है तो क्या है? मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऊष्मा हिंदी में क्या बोलते हैं मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, हिंदी में ऊष्माक्षेपी आपको बता रखा है, ऊष्माशोषी, दोनों या कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन कर लिया होगा बेटा। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या, जब जल में आप ग्लूकोज को घोलते हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा ये होता है, ग्लूकोज पानी में घुल जाता है ना, ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, तो ग्लूकोज पानी के साथ क्या बनाता है? एच बंध बनाता है, एच बंध के कारण घुलता है। ऐसा बहुत सारे एच बंध होते हैं, ये आपको थोड़ा सोच करके जवाब देना था। दूसरा है विलायकन। विलायकन का मतलब ये होता है कि आयनिक यौगिक जैसे NaCl, NaCl जब पानी में घुलते हैं ना बेटा, Na+ और Cl- आयन टूट जाते हैं, Na+ के चारों तरफ पानी के अणु आ जाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विलायकन, और इसी के कारण NaCl पानी में घुल जाता है। मतलब कि यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएंगे, आयनिक यौगिक विलायकन द्वारा घुलते हैं और ग्लूकोज जैसे सहसंयोजी यौगिक एच बंध द्वारा घुलते हैं। गैस की द्रव में घुलनशीलता, गैस और द्रव के बीच में घुलनशीलता का जो इफेक्ट है वो एक्सोथर्मिक है, आपको बता रखा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मुख्य रूप से बेटा विलेयता की बात की, हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम राउल्ट लॉ पढ़ेंगे और साथ साथ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।